टीवी नेटवर्क से जुड़े सभी दर्शकों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का अभिवादन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सप्ताह अपने इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान को लाते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको मिलवाते हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हमारी बहनों को, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है, लाइफ स्किल कोच है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को एक क्वालिटी लाइफ बिताने में, क्वालिटी लाइफ बनाने में अपना समय दिया है और हमारे सामने वो प्रेरणा बनकर के आई हैं। बहनों, आज हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हैं हमारी प्यारी सी मेहमान प्रेम साई समंतराय। तो समंतराय जी को मैं हमारे स्क्रीन पर अब शामिल करती हूँ। प्रेम साई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे साथ आकर के। आपने बहुत ही जिम्मेदारी का आपका प्रोफेशन है, बहुत ही जिम्मेदारी का आपका पैशन है कि जो आप जीवन की कला सिखाती हैं, क्योंकि जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन को जिया कैसे जाए ये आज भी मुश्किल सवाल है और ये सवाल जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो आज हम हमारे दर्शकों की मुलाकात करवा रहे हैं प्रेम साई जी से। प्रेम साई जी, आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आपका बचपन कहाँ बीता और आपका थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके क्षेत्र के बारे में बताएं। उसके बाद फिर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो आपने काम किया है, उस पर हम सवाल करेंगे। जी। मेरा बचपन, एक्चुअली मैं संबलपुर से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा एक स्टेट है जो आप सबको पता ही होगा। संबलपुर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जहाँ पे संबलपुरी साड़ी और हीराकुद डैम ये सब बहुत फेमस है वहाँ पे। सो मैं उस संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं पैदा भी वहीं हुई और मेरा स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज तक मेरी जो स्टडी है वो भी मैंने वहीं पे कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं भुवनेश्वर आई और भुवनेश्वर में फिर मैं जॉब करने की शुरुआत में मैंने कुछ एजुकेशंस वहाँ पे कंप्लीट किए। और फैमिली के बारे में बताया जाए तो मैं घर में सबसे छोटी बेटी और हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं और बहुत ही अच्छा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। और क्योंकि उस टाइम पे उतना ज़्यादा तो लेडीज़ और वुमेन और गर्ल्स लोगों को फिर भी थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड माइंड था उसी टाइम भी। बट उस टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फादर, जो मेरे पापा हैं, वो मुझे उस टाइम बहुत अच्छी एजुकेशन दिए और तभी से मेरी जो फर्स्ट फाउंडेशन शेपअप जो हुआ है, जो पर्सनालिटी आप जो कह लीजिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो हुआ है, वो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड और जो स्कूलिंग जो हुई है वहाँ से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे वहीं से मिली है। और स्कूल के दौरान जब मैं स्कूल में मैंने हाफ ऑफ माय अराउंड ग्रेड 5 तक मैंने कॉन्वेंट में बिताया और ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स मैंने एक CBSE बोर्ड में मैंने बिताया। तो उस एनवायरनमेंट में मुझे काफ़ी मौके मिले फॉर डांस और डिबेट कॉम्पिटिशन्स और सो वो सारी काफ़ी ये सारी चीज़ें काफ़ी शेप अप करती है, आप कह लीजिए कॉन्फिडेंस को लेके। सो बचपन से एक कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा रहा है जब मैं स्कूल में थी। और कॉलेज की बात अगर मैं बताऊं तो कॉलेज मैंने BSc साइंस ऑनर्स मेरा रहा है, जूलॉजी ऑनर्स मेरा रहा है। सो उसमें मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया और उसके बाद जाके मेरे को मौका मिला भुवनेश्वर आने का। वहाँ पे मैं फर्दर एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। सो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड और स्कूलिंग का और कॉलेज का माहौल इस तरह रहा है मेरा। जी प्रेम साई जी, जब आप की स्कूलिंग खत्म हो गई, कॉलेज की भी आपकी एजुकेशन खत्म हुई, तब आपके मन में एक जज्बा होगा कि मुझे अब काम करना है या अपने आप से आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना है या मेरे नाम की पहचान। व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप फिर इस प्रोफेशन में गए? आपने जॉब किया उसके बाद?
हाँ, एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की, जैसे उन दिनों में ये करियर काउंसलिंग सुनीता जी तो होती नहीं थी, और कोई आपको उतना गाइडेंस करे करियर के मामले, उतना ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो उन दिनों में कंप्यूटर जस्ट स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे। तो जैसे हमारे कॉलेज के जो क्लासमेट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, और स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज तक आए थे, वो लोग सारे कंप्यूटर कोर्सेज करने लगे। तो हमने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आई थिंक मुझे याद है अभी भी NIT हुआ करती थी संबलपुर में, शुरुआत हुई थी। तो हम सब ने सोचा कि चलो 6 मंथ्स का कुछ कोर्स कर लेते हैं NIT का। तो ऐसे उस टाइम बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी बोलते हैं ना, प्लानिंग जैसे होती है करियर की, ऐसा कुछ भी ऐसा प्लानर के हिसाब से मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। मैंने सोचा था कि चलो कुछ कंप्यूटर कोर्स है, ये कुछ नया है, इसको करके देखते हैं तो क्या होगा। तो वैसे मैंने पहला कदम, लाइफ स्किल कोच तो दूर की बात है, मेरे को तो अंदाजा भी नहीं था कि ये होती क्या है, इस तरह का नाम भी होता क्या है। तो शुरुआत ऐसी हुई थी कि कंप्यूटर कोर्स करते हैं, फिर कंप्यूटर एक अच्छी सी ऑफिस में नौकरी करेंगे, और इस तरह का ही कुछ सिंपल सा, जैसे कॉलेज गोइंग लड़की का होता है, वैसे ही कुछ मेरे ख्याल में भी वैसे ही कुछ आइडिया था, और मैंने शुरू किया था वो कोर्स। जी, तो लाइफ स्किल कोच कैसे बनी आप? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके पीछे दर्द के साथ साथ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कंप्यूटर कोर्स में अपना NIT में मैंने शुरू किया संबलपुर में। तो उन दिनों में क्या हुआ, एक बड़ा सा हादसा, एक आप कह लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ जो हमारी फैमिली में, जो हमारी फैमिली की जो दिशा बदल के रख दी। जैसे मैंने बोला आपको, बताया कि हम लोग 4 बहनें और 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटी। तो मेरे जो ऊपर के जो ब्रदर हैं, वो मेरे से काफ़ी अराउंड 9 इयर्स बड़े। तो उनका शादी जस्ट हुआ था, 15 दिन के बाद उनका एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया। तो ये एक ऐसी घटना घटी उन दिनों में, हमारी पूरी फैमिली की जो बैलेंस है वो पूरा, आप कह लीजिए कि इट गॉट डिसबैलेंस्ड समहाउ। एंड पापा, मम्मी, बड़े भैया, सारे कोई, हम सारी बहनें सारी टूट गई, और मैं कुछ ज़्यादा ही उस भैया से जुड़ी हुई थी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे लगा शायद मुझे ही हुआ, क्योंकि कुछ सालों तक मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी। आप कह लीजिए कि भुवनेश्वर आने के बाद भी मैं 2-3 सालों तक डिप्रेशन में ऑन एंड ऑफ मेरा होता रहा, डॉक्टर्स चेकअप होता रहा, और पल्स रेट बहुत हाई रहा करता था। तो उन दिनों में मेरी एक जान पहचान के एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रेम साई, आपने इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, और इतना आपका अंदर की जो शांति वो इतनी डिस्टर्ब हो रही है, तो आप एक काम करिए, योगा क्यों नहीं आप ट्राई कर लेती। तो मुझे याद है भुवनेश्वर में एक योगा सेंटर हुआ करता था हमारे घर से एक 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, और मैं उन दिनों 2 व्हीलर चलाया करती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मुझे वो एक दिन भी, सुनीता जी, फर्स्ट डे मुझे याद है जब मैं योगा सेंटर गई थी, और एक भैया ने मुझे पूछा था कि क्या रीज़न है, क्यों आई हो योगा सीखने के लिए। तो मैं आंसर भी दे नहीं पा रही थी, मैं रोती जा रही थी, इतना मैंने उस दिन रोया। उन्होंने, वो योगा टीचर जो भी थे, वो शायद समझ गए, और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप कुछ मत बोलो, आप कल से आना शुरू कर दो। तो मैं दूसरे दिन से ही मैं सुबह डेली जाया करती थी योगा क्लास, और उसके बाद आके फिर मैं जॉब में जॉब को अटेंड किया करती थी। उन दिनों में मेरा पहला जॉब था एक NIT, जैसे NIT मैंने पढ़ाई की हुई है, तो NIT में ही मैं फैकल्टी थी, और लाइफ स्किल कोच तो एब्सोल्युटली उस टाइम सब्जेक्ट नहीं था मेरा। IT जैसे C++ इस तरह का लैंग्वेज होता है, वो मैं पढ़ाया करती थी कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो इस तरह योगा में जाते जाते अब 6 महीने के बाद मैंने देखा काफ़ी बदलाव मेरे अंदर आने लग गया। काफ़ी बैलेंस्ड, मेंटली काफ़ी बैलेंस्ड हो गई मैं, फिजिकली काफ़ी फिट हो गई मैं। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे मैंने जाना कि अंदर से कुछ अंदर एक जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, वो काफ़ी बिल्डअप होती गई ग्रेजुअली। तो भुवनेश्वर में ये सारी चीज़, उसके बाद मैंने एयरटेल में काम किया।
उन दिनों ओडिशा में एयरटेल लॉन्च हो रही थी। वो पहला जो बोलते हैं ना कंपनी पहली बार ओडिशा में आ रही थी। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द एयरटेल कि ओडिशा में जब आए तो हमारी पूरी टीम रादर मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि मैं एयरटेल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी संबलपुर में भी। तो संबलपुर में भी मैंने कुछ दिन पोस्टिंग मेरी हुई, मैंने वहाँ पे भी काम किया। फिर मेरी मैरिज हुई और फिर हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गए दिल्ली। तो दिल्ली में शादी के बाद वहाँ जाके फिर मैंने जॉब ट्राई किया। अभी आप देखिए एक स्टेट की जो कैपिटल सिटी की जो माहौल होती है और एक इंडिया की कैपिटल सिटी की जो माहौल होती है काफी फर्क होती है। और हम लोग जैसे एक छोटे शहर से आते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली का माहौल ऐसा था कि तुरंत एडजस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आई। फिर ग्रेजुअली मुझे काफी अच्छे कॉर्पोरेट्स में मैंने वहाँ पे काम किया, अच्छे कंपनीज में मैंने वहाँ पे काम किया। तो तब तक भी मैं रिक्रूटमेंट के IT रिक्रूटमेंट में काफी मैंने काम किया। उन दिनों भी मेरी ट्रेनिंग रिलेटेड ऐसा कुछ मेरे माइंड में एब्सोल्युटली आया नहीं था। तो मैंने और एक मेजर सेकंड जो सेटबैक की जो जैसे पहली सेटबैक तो मैंने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट का जो और उनकी डेथ का था। बट ये सेकंड सेटबैक जो हुई वो हुई शादी के बाद। क्या होता है ये मैं सारी आई थिंक सारी वुमेन इस पे रिलेट कर पाएंगी इस चीज को कि हम क्या करते हैं अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं शादी के बाद। तो वो धीरे धीरे छोटी गलतियां ऐसी होती गई जॉब में इस तरह बिजी रहने लगे कि अपना ख्याल रखना धीरे धीरे कम होता गया। और एक ऐसी स्थिति आई कि फिर मैंने कंसीव किया, फिर मेरा एक बेटा हुआ। 2008 का मैं बात बोल रही हूँ। और वो जो 3-4 साल मैंने योगा बीच में मेरी छूट गई जो मैं पहले योगा करती थी। और वो मेरे बेटे के जस्ट 1.5 साल के पैदा होने के 1.5 साल के बाद ही 1.5 years आफ्टर दैट आई गॉट अ सेटबैक ऑफ मेरा जो डिस्क है, स्पाइन जो हिस्सा है, जो नीचे का जो हिस्सा है कमर जिसको बोलते हैं द वेस्ट एरिया, वहाँ की जो डिस्क है वो प्रोलैप्स हो गई बोलते हैं। वो जो डिस्क है ना वो अपने जो स्पाइन के जो ये से वो हिल के थोड़ी बाहर आ गई, उसको डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। तो उसके बाद मैं बेड रिडन हो गई। तो ये जो मेरा एक्सीडेंट था और जो मेरी गलती की जो सजा थी, आप बोल दीजिए कि कभी कभी नेचर ही आपको सिखाता है कि आपने क्या किया और उसका रिजल्ट जब आपको मिलता है तो फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप फिर अपने आप को सोचते हैं कि कहाँ गलती हुई, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, किस तरह से इतना सारा चीज हो गया। तो वो एक रियलाइजेशन पॉइंट था। और वो जो रिकवरी जो मेरी हुई वहीं से मेरी लाइफ स्किल कोच की जर्नी वहीं से शुरू हुई। सो ये बेसिकली ये जो सेकंड इंसिडेंट था जो मेरे लाइफ में हुआ वो मेरी गुरु माने वो जो एक्सीडेंट और वो जो इंसिडेंट है वो ही ऐसी गुरु मेरी बन गई कि उस इंसिडेंट से मैंने काफी कुछ सीखा। तो लाइफ स्किल कोच की क्या जिम्मेदारी होती है और वो क्या काम करते हैं? लाइफ स्किल कोच की ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे ओपिनियन में है कि जैसे मैं जो अपना इंसिडेंट मैं आपको उसी एग्जांपल से बताऊंगी कि जब मैंने जाना कि ये गलती हुई, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बहुत बिजी रह जाते हैं जॉब में तो भूल जाते हैं कि कब खाना चाहिए और फिर भूल जाते हैं कि कब ब्रेक लेना चाहिए। वो एक पॉज होता है, वो पॉज कब लेना चाहिए, वो रिलैक्सेशन कब होना चाहिए। हमारे जो हम जो इंसान हैं हमारे पास 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक हमारा माइंड और एक हमारा शरीर, हमारा बॉडी। तो ये दोनों जो पहिए होते हैं लाइफ की, अगर ये दोनों पहिए अगर सही नहीं चले, रादर मैं मानती हूँ 4 पहिए होते हैं। बेसिकली इमोशन लेवल पे भी हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, एनर्जी लेवल पे भी हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए और हमारा बॉडी और हमारा माइंड, ये चारों चीजें एकदम बरकरार होके और बहुत अच्छे ढंग से हम उसको केयर करके हम उसको अपने साथ शामिल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बट ये जो मेरी जो इंसिडेंट हुई इससे जो रियलाइजेशन हुआ,
फिर एक दिन ऐसा आया, मेरे को मौका मिला एक सर्टिफिकेशन करने के लिए, जो बोलते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। न्यूरो जैसे हमारा माइंडसेट, लिंग्विस्टिक है हमारा लैंग्वेज, और उसको हम अपने भाषा के द्वारा कैसे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसका वो जो वर्ड आता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये सर्टिफिकेशन करने के बाद अंदर से कुछ तो ऐसे सिग्नल्स मेरे को महसूस हुआ कि कुछ तो है, शायद मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ जिससे मैं ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि तब तक डॉक्टर्स, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बोल दिया था, प्रेम साई आप ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते, आप ट्रेनिंग करना बंद कर दीजिए। और दूसरे और भी डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि आप में इतनी चीज़ों की कमी है, आप तो अभी थोड़ा ड्रॉप ही कर दीजिए अपना प्रोफेशन, आई डोंट थिंक सो यू कैन गो हेड। और अगर भी आपको खड़े होना है तो आपको, मेरे को उन्होंने एक बेल्ट दिया था, तो वो बेल्ट में बांध के चला करती थी। मुझे अभी भी याद है कि 5 कदम चल लिए तो बहुत भारी लगता था मुझे, और मेरा बेटा दौड़ के आता था तो मैं देखती थी कि कहाँ मैं अपने आप को संभाल सकूं। वो जब बच्चे दौड़ते हैं ना, आपको एक जर्क लगती है, गोदी में आते हैं दौड़ के, तो उनको थोड़ी ना पता हो कि मम्मा का कंडीशन क्या है, कैसा है। तो वो जो झटका, उसको प्यार कि मैं क्या करूं, वो झटके से मैं अपने आप को संभालती थी। तो वो फेज में जब मैंने NLP सर्टिफिकेशन किया, तब मुझे महसूस हुआ, बिकॉज वो ऐसी चीज है कि आपको होप देता है। ये सर्टिफिकेशन काफी साइकोलॉजिकल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, तो उसमें एक होप दिया। फिर मैंने दूसरे लोगों के साथ मैंने मिलके मेरे बारे में डिस्कस करना शुरू किया। तब मुझे एक दो फिजियोथेरापिस्ट, आप कह सकते हैं मायोफेशिया एक्सपर्ट है, तो वो 2 लोग मुझे मिले जो मुझे काफी होप दिया और मुझे 2 साल तक गाइड किया। और मुझे उन्होंने पहला सेंटेंस बोला था, प्रेम साई बिलीव मी यू कैन जंप, हॉप एंड डांस। तो ये सेंटेंस मेरे लिए पूरा म्यूजिक की तरह था सुनीता जी। तो मैंने बोला कि नहीं, आप मुझे नहीं लगता आई कैन जंप, हॉप एंड डांस। तो उन्होंने बोला बिलीव मी, आप जस्ट अपने आप को सरेंडर करके आप मेरे को 2 साल दे दो, एंड फिर वो सारी चीजें सही हुआ। तो ये जो मेरी जो जर्नी, रिकवरी जर्नी रहा, तब मुझे महसूस हुआ कि लाइफ स्किल कोच बनने के लिए पहली एक जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो होती है, वो है कि जो आप बोल रहे हो आप खुद कर रहे हो कि नहीं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप क्या करते हो, आप जब बोलते हो तो आपके बोल में वो सच्चाई की वाइब्रेशन दिखती है। जैसे कभी कभी होता है कि हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, पर हम खुद अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मेरा मानना है कि लाइफ स्किल कोच या कोई भी वेलनेस या डॉक्टर्स या इस तरह का कोई भी प्रोफेशन हो जो दूसरों के मींस यू आर वर्किंग फॉर सम अदर, यू आर वर्किंग फॉर पीपल अराउंड यू, तो उसमें पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो हम खुद अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं हमारे डेली लाइफ में। सो ये जो मेरी रिकवरी हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा आप सोच लीजिए लाइफ का तमाचा था, और साथ में उसमें एक बड़ी सीख भी थी कि आप लाइफ को हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आप हैं, आप एग्जिस्ट करती हैं। सो ये जो महसूस करना कि लाइफ क्या होती है और जस्ट खाली जीना, ये दोनों में काफी फर्क है। तो मैंने देखा कि लाइफ स्किल कोच होने के बाद मैं जब इस तरह का सेशंस देती हूँ, जैसे आप कह लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैं देती हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट देती हूँ, तो ये सब में जो मेरी एक्सपीरियंसेस जो उभर कर आती है या मेरा खुद का आप बीती जो उभर कर आता है, वो मेरे पार्टिसिपेंट्स और मेरे जो सेशंस में जो लोग भी प्रेजेंट होते हैं उनको काफी हद तक उनको ये चीज रिलेटेबल लगता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज से। तो मुझे लगता है कि लाइफ स्किल कोच का मतलब है ये इट्स जस्ट नॉट अ नेम, इट्स मच मोर अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने भी लोगों के साथ जुड़ेंगे उसमें से एटलीस्ट 50% विल लुक अप टू यू, मीन्स वो आपको एज अ कुछ ना कुछ एक 5, 10 या 15 या 25% आपके साथ उनकी लाइफ रिलेटेबल आप वो करते हैं। तो उसमें आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप उस पे सही उतरें।
अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर दिख जाता है, वो समझ में आ जाता है, ग्रेजुअल सेशंस के बाद वो समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो ये इंसिडेंट मुझे काफी सीख दिया है। और उसके बाद ग्रेजुअली मैं ठीक ही नहीं हुई, मैंने डांस भी शुरू कर दिया। हम लोग यूएस में थे कुछ साल, तो वहाँ पे जब मैंने योगा के सेशंस और लिए वहाँ पे यूएस में भी रहते हुए, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को मैं निखारती गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जैसे योगा में आपने देखा होगा कि हम सर्वांग आसन करते हैं। सर्वांग आसन मतलब आप शोल्डर स्टैंड उसको बोलते हैं। ये मैं बहुत पहले किया करती थी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं फिर बाद में उसको कर भी पाऊंगी। फिर वो सब मैंने ट्राई किया, वो सब भी होता चला गया। और अभी बाय गॉड्स ग्रेस अभी मैं उसमें और भी प्लान कर रही हूँ कि उसके और एडवांस लेवल पे और योगा में सीखूं, और उसको मैं डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि जब तक आप अनुभव नहीं करते तब तक आपके शब्दों में वो सच्चाई आती ही नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल वर्ड्स और जो आपकी सोल से निकले हुए शब्द होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। और सही में और जो सच्चा कम्युनिकेशन होता है वो दिल तक पहुंचता है। मैं हमेशा कहती हूँ दिल की बात ही दिल तक जाती है, उसी का प्रभाव पड़ता है। प्रेम से आपने ये बहुत अच्छा किया कि अब आपकी जो जर्नी, जो आपने अनुभव किया, वो आप औरों के साथ बांट रही हैं, औरों की जो समस्याएं हैं उनको आप हल कर पा रही हैं, उनको गाइड कर पा रही हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है कि आप हमारे इस मंच पर आज पहुंची। प्रेम से आपके लिए सवाल है, महिलाएं जो सबसे ज्यादा जूझ रही होती हैं, सबसे बड़ा है कि पेन को कैसे वो ओवरकम करें। एक सवाल तो यही है। दूसरा है कि फेलियर से डर लगता है युवतियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, सभी को, कि फेलियर का जो भय है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। और तीसरा सवाल है कि निराशा से वो कैसे निकले। और चौथा सवाल जो हमने आपके लिए हमारी बहनों से पूछा था कि आप क्या क्या पूछना चाहती हैं, क्या क्या सवाल उनके हैं, तो ये चारों सवाल हमारी नेटवर्क से जुड़ी हुई बहनों के ही हैं कि पेन को कैसे वो कम करें, कैसे पेन से बाहर निकलें। दूसरा, फेलियर्स के डर को कैसे वो काबू करें। तीसरा, डिसअपॉइंटमेंट होती है जब, निराशा है, उससे कैसे बाहर आए। और चौथा उन्होंने पूछा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, कभी कभी मोटिवेशन होता नहीं है या मोटिवेशन इतना गिर जाता है। तो ये चारों चीजें हैं जो उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और चारों में कई बार वो तारतम्य नहीं बिठा सकती हैं, कई बार उनको उनसे उबरना नहीं आता है। तो ये सवाल आपके लिए। जी, तो पहला सवाल आपने पूछा है कि पेन से कैसे उबरें। तो इसमें एक चीज मैं आपको अब सबको बोलना चाहूंगी कि पेन दो तरह का होती है। दो तरह का पेन होता है, एक होता है कि गुड पेन और एक होता है एक डिजीज्ड पेन। तो पहला एक आपको एक ऑब्जर्वेशन और या रिकॉग्नाइज करना होगा कि जैसे कि गुड पेन का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम जिम में जाते हैं और हमको पता है कि हम जिम में क्यों जाते हैं, फिटनेस के लिए। तो हम जिम में जाके काफी चीजें करती हैं, जैसे हम ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, कोई जॉगिंग करती हैं बाहर, कोई स्किपिंग करती हैं, मैं योगा करती हूँ। तो जब हम पहली कुछ चीजें हम शुरू करते हैं अपने लाइफ में फॉर फिटनेस, तो पेन होता है। आप आज 2 किलोमीटर अगर वॉकिंग किया, तो कल अगर आपने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा 2.5 या 3 किलोमीटर वॉकिंग करें, तो उसमें आप देखिएगा कि उस दिन आपने बॉडी को हल्का सा चैलेंज किया कि थोड़ा सा और। फिर उस टाइम पे जो पेन होता है उसको बोलते हैं गुड पेन, बिकॉज वो पेन अगर आप थोड़ा बेयर करेंगे तो वो आगे को आपको आपकी लाइफ का इंश्योरेंस होगा वो। जैसे हमारी योगा में हमारे टीचर हमेशा बोला करते हैं कि अगर आप सूर्य नमस्कार जो होती है, हमारा सन सैल्यूटेशन जो बोलते हैं हम, तो सूर्य नमस्कार अगर आप दिन में 15 या 20 या 25 बार भी करें, तो आपका कम से कम नेक्स्ट 5 या 6 साल तक आपका हार्ट इंश्योर हो जाता है। ऐसे हमको हमारे टीचर्स बोला करते हैं।
तो वैसे ही ये जो जब आप करते हैं उसको तो डेफिनेटली मसल्स पेन और ये पेन वो पेन, जो फिजिकल पेन होता है वो होगा। माइंड आपको हमेशा उसको बोलेगा कि बस आज इतना, तो आप बट माइंड को हल्का सा पुश करेंगे नहीं थोड़ी और, तो ये होता है गुड पेन। इसको आपको एनकरेज करना चाहिए अपने बॉडी के कैपेसिटी के अंदर। आप देखिए आपको कैसा सुटेबल होता है, इसको डेफिनेटली आपको यू शुड पुश योर लिमिट्स डे बाय डे सो दैट आपका फिटनेस लेवल बढ़े, मेंटल हो फिजिकल हो, आपका फिटनेस लेवल बढ़े। दूसरी जो पेन होती है वो है आपका डिजीज्ड पेन। जैसे एक पेन है, जैसे आप पेट में कुछ तकलीफ है, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वो तकलीफ है, तो उसमें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ क्या गलती हुआ जिसके वजह से मेरी डाइजेशन खराब हुई, या मेरा हेडेक हुआ, या रोज जब भी क्लाइमेट चेंज होती है मेरे को साइनस होता है या मेरा माइग्रेन होता है। इसको थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, तो आपको पता चलेगा कि उसका कारण क्या है। तो कारण ढूंढना बहुत ही जरूरी है, तो आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा देखें कि आप क्या करती हैं और क्या करना चाहिए। क्योंकि जब अपने आप को आप ऑब्जर्व करती हैं, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है कि थोड़ा सा उसको आइडिया नहीं हो पाएगा कि वो कहाँ गलती करता है। हर किसी को उतना मिनिमम भगवान ने ज्ञान दिया है, हल्का सा आपको रिफ्लेक्शन की जो शक्ति है वो हर किसी को दिया है, तो आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि गलती कहाँ हो रही है। तो ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये हो गया आपका गुड पेन, जिसको आप डेफिनेटली आपके कैपेसिटी के अंदर आप उसको ट्राई करिए कि एनकरेज करें। और आज अगर आपका कुछ एक्सरसाइज आप कर रहे हैं या कुछ अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। डिजीज पेन को आप ऑब्जर्व करें कि वो उसका कारण क्या है, और जब आप ढूंढना शुरू करते हैं, वो जो बोलते हैं ना सीकिंग, तो जब आप सीकिंग करना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, तो आप जिसको ढूंढते हैं वो आपकी खोज में रहता है एक्चुअली। तो आप जिसको ढूंढते रहते हैं वो भी आपको ढूंढता रहता है, तो आप ढूंढना तो शुरू कीजिए, तभी वो जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपके पास आ जाएगा। तो ये है। और थर्ड जो पेन होती है, जो हमारी बेसिकली मैंने देखा है कि हमारी जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, मेंटल पेन। तो मेंटल पेन ऐसा होता है कि देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगी, हमारे ये जो लॉकडाउन कोविड, यही एग्जांपल लूंगी बिकॉज ये सबसे लाइव एग्जांपल है। हमारे माइंड में जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं, उसका एक रास्ता रहता है। रास्ता मतलब स्टेप वाइज। तो कुछ सिचुएशन हमारे आगे होती है, तो पहला चीज हमारे माइंड में आता है ना, मैं बदल नहीं सकती, सो आई एम रजिस्टिंग टू चेंज। मैं रजिस्ट कर रही हूँ, मुझे बदलना पसंद नहीं है। तो ये जो डिनायल जो है, हम डिनाई करते हैं चेंज के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी एनर्जी रहती है उसको हम डिनायल, मतलब आप एक दरवाजे को रोक के रखेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी तो आपकी उस दरवाजे को रोक के रखने में जाती है। तो ठीक उसी तरह जब हम डिनाई करते हैं चेंज को, जैसे हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, हम चेंज को कभी भी नहीं रोक सकते। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस इतने सालों की है, और आप भी इसमें डेफिनेटली अग्री करेंगे। तो हम रजिस्ट जब करते हैं तो एनर्जी काफी उसमें यूज हो जाती है। उस जगह पे हम रजिस्ट को हटा के अगर हम एक बड़ा सा we accept whatever is happening around us, तो the moment आप एक्सेप्ट करेंगे उस सिचुएशन को, तो आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होगी, और जो एनर्जी आपकी बचेगी आप उसको सॉल्यूशन ढूंढने में लगा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ठीक है, कोविड है, पैंडेमिक है, कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। इस सिचुएशन में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, कुछ तो चीजें सरकार बता ही रही है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड वॉश करना एंड ऑल दैट। अपार्ट दैट इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए। तो जिस स्थिति में भी हम हैं या आप हैं, उस स्थिति में रेजिस्ट नहीं करके आप अगर एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद अडैप्ट करेंगे, फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्शन। तो वो 4 A's होता है। तो पहले अडैप्ट, पहले एक्सेप्ट, फिर आप अडैप्ट, मतलब हम रेडी हैं बदलने के लिए, फिर अडैप्ट करेंगे आप, फिर एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अब सोचेंगे कि क्या क्या हम बेस्ट कर सकते हैं इस माहौल में।
तो ये बेसिकली आपको उस पेन से, कोई भी पेन हो, फिजिकल, मेंटल, अगर आपकी कोई तकलीफ है उसका भी अगर आप रेजिस्ट नहीं करके आप देखना शुरू करेंगे, जैसे आप खास तरह से जब आप फोकस करके देखते हैं आपको हर एक डिटेल आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप अगर ये 4A मेथड को आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि कोई भी प्रकार का पेन हो तो आप उसे डेफिनेटली इवेंचुअली रादर और उसमें आप काम करते रहेंगे तो आप उससे उभर कर आ जाएंगे। तो यही पॉलिसी या यही फॉर्मूला मैंने भी एक्सेप्ट किया था और मैंने भी इसी के थ्रू से मैं गई थी, क्योंकि मैंने देख लिया था रजिस्ट करके कुछ नहीं हुआ। मैंने भी रजिस्ट किया था पर उससे कुछ भी रादर आप सुनीता जी आप बिलीव नहीं करेंगी, वो जो बैक पेन और वो जो बेड में आप सोएंगे और आप रात को अगर करवट भी बदलेंगे तो आप अगर अपनी नानी को भी नहीं देखे रहेंगे तो वो भी आपको साक्षात दिख जाएंगी। इस तरह का पेन होता है। तो रजिस्ट करके रोने से और उसको मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ इस तरह का स्टेटमेंट भी कुछ हेल्प नहीं करेगा। यही जो 4A मेथड मैंने बताया, यही एक ही तरीका है उससे निकलने का। तो ये आपका ये आंसर रहा पहला क्वेश्चन का। जी, अब दूसरा सवाल। ओके, सो दूसरा सवाल आपका था असफलता, मतलब एक फेल हो जाने का डर। हमारा दूसरा सवाल है फेल हो जाने का डर, असफलता का डर। असफलता का डर, मैं यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने इसी के ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा था कि वी फेल सक्सेसफुली। मेरा यही मानना है, वी फेल सक्सेसफुली। हम बड़े सक्सेसफुल होके ही फेल होते हैं और मेरा हमेशा मानना है, इसीलिए मैं अपना फेलियर स्टोरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करती हूँ। जितना आप अपने आसपास लोगों को आपने देखा है कि वो कभी फेल हुए हैं या आपको लगा कि उनसे कुछ चीजें हुई नहीं है, मैं तो आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप उनके पास जाइए, कुछ सवाल उनसे पूछिए और पूछिए कि क्या गलती उन्होंने किया, ताकि आप अपने लाइफ में उस चीज को रिपीट ना करें। तो फेलियर से, ये जो फेलियर का फियर फैक्टर है वो तभी होता है जब आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती, मतलब क्या करें या क्या ना करें। ये जो इसकी जो क्लीन क्लैरिटी होती है वो चीज जब आपके माइंड में कंफ्यूजन रहती है, सो ज्यादा कंफ्यूजन तो ज्यादा फियर फैक्टर। तो कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, बट अगर काम करते रहे कंफ्यूजन के ऊपर तो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। बट अगर आप ट्राई करते रहेंगे तभी आपकी जीतने की संभावना है। बट अगर आप ट्राई करेंगे ही नहीं तो आप ऐसे ही फेल्ड हैं। आप अगर कभी आपने ट्राई ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं किया, तो वो तो परमानेंट फेलियर है ही। कोशिश अगर आप कोशिश करके में, जैसे आप हमारी हिस्ट्री में भी हमने कितने लोगों को देखा है, कितने बार उन्होंने वो फेल हुए हैं, उसके बाद मे बी 41th टाइम पे या 60th टाइम पे उन्होंने सक्सेस हासिल की है। तो मेरा मानना है कि ये जो फेलियर और ये जो सक्सेस, ये हमने लेबलिंग दी है अपने माइंड में। हमने एक थॉट को हम ये नहीं सोचते कि चलो इसकी दुआ इस तरह से नहीं हो रहा है, सुनीता जी इस तरह से ट्राई करते हैं, चलो ये रास्ते में मंदिर नहीं मिला तो ये रास्ते देख लेते हैं मंदिर मिला कि नहीं। तो हमने क्या किया, ये रास्ते मंदिर नहीं मिला, हम उसको पूरा लेबलिंग कर देते हैं फेलियर, और इस रास्ते मेरा मंदिर मिल गई है या हमको वो चीजें मिल गई है तो हमने उसको लेबलिंग मेंटली हम उसको सिग्नेचर कर देते हैं कि ये फेलियर है और ये सक्सेस है। अगर लेबलिंग ना करके हम उसको एक इंसिडेंट की तरह लें और हम माने कि चलो इसकी इस तरह से ये काम नहीं हुआ, दूसरे और तरीके से कोशिश करते हैं, तो हम इन्फिनाइट टाइम, अनगिनत बार हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम उसका काउंट रखना शुरू कर देंगे तब तो वहीं पे हम अपना पीरियड फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम बंद कर देते हैं रास्ता। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा आपसे है कि निराशा, डिसअपॉइंटमेंट होती है। महिलाएं बहुत सा कुछ काम करना शुरू करती हैं। अभी चूंकि हम एक श्रमिका श्री कैंपेन है जो स्किल बिल्डिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो महिलाएं छोटे छोटे उद्यम करती हैं। तो उन महिलाओं का जो हमारे ग्रुप से हमने उनसे पूछा था सवाल, तो उन्हीं का ये सवाल था डिसअपॉइंटमेंट
कि अगर वो छोटा सा प्रयास करती हैं और वो नहीं होता है तो फिर निराशा होती है। और चूंकि आसपास जो परिवार है उसका दबाव होता है या समाज का भी दबाव होता है कि हो गया, कर लिया, करके देख लिया, बहुत बन गए तुम, ये सब जो बातें उनको कही जाती हैं। तो उसने मुझे लिखा भी है, मैं पढ़ूं तो, कि हमें ताने सुनने को मिलते हैं परिवार के भी कि पैसा भी खराब कर दिया, ये सब चीजें हैं। तो वो इतनी निराश हो जाती है कि फिर वो दोबारा कोशिश ही नहीं करती। तो वो कैसे उस निराशा का जो माहौल होता है उससे वो कैसे खुद को डील करे, क्योंकि सब लोगों की राय बदलना तो सब लोगों की राय बदलना तो उसके वश में होता नहीं, इमीडिएटली वो कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की राय बदलने को तो हो नहीं सकता। तो वो स्वयं अपनी राय को बदल सकती है मेरे ख्याल से। उसमें आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहिए? अच्छा, जो मैंने अपने लाइफ में किया वही मैं बताना चाहूंगी। तो मैंने अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही महिलाएं ये सुनती हैं, मैंने भी अपने लाइफ में कुछ कुछ ऐसी स्टेटमेंट सुनी है जो सही माने में कभी कभी निराशाजनक होती है, आपको डिसअपॉइंट करती है। बट मेरी रिकवरी जर्नी में फिर मैंने जो अंदर से वो जो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जो मैंने बिल्डअप किया, तो फिर मैंने सोचा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो स्टेटमेंट को अंदर लेके उसको घर बनाएं, तो आपका लाइफ में आप कुछ भी आगे कर नहीं पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको इस तरह लें कि आप उसको अंदर ही ना लें और आपका जो फोकस एनर्जी है वो आपके दूसरी कोशिश में लगाएं। एक कोशिश होती है जो फेलियर होती है, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जो पहली बार मुझे मेरे कोच ने या मेरे ट्रेनर ने बोला था कि यू कैन जंप, हॉप एंड डांस, जबकि आप बैंड हो, अब मैं खड़ी ही नहीं हो पाती थी, नीचे बैठना तो दूर की बात। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस दिए और पहली बार जब मैंने उस एक्सरसाइज को पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम जो मैंने किया, मेरे को इतना पेन हुआ, मुझे काफी पेन हुआ। तो उसमें भी हर स्टेप में मुझे लगता था पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो उसमें एक चीज है कि आप, अगर डिसअपॉइंटमेंट तभी होता है जब आप सीधा डेस्टिनेशन को देखती हैं और आपको सीधा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये आज या कल में सक्सेस मुझे मिल जाना चाहिए। आप सिर्फ जब जर्नी को फोकस करेंगे, दो चीजें होती है, एक होती है जर्नी, एक होती है आपका डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन या आप अपने गोल को रख दिया है कि मुझे ये बनना है, गोल को फिर उसके बाद आप साइड कर दीजिए। गोल को आप अगर रोज देखते रहेंगे तो आप गोल तक पहुंचेंगे कैसे? तो आप गोल को सेट कर लिया, ठीक है मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे एक फेमस स्पीकर बनना है, या मुझे एक छोटा सा शॉप खोलना है, या जो भी आपकी ड्रीम है, तो आपने उसको सेट कर लिया, उसको आप पूरा एक बड़े बिग एम की तरह या बिग पिक्चर की तरह आप उसको रख दीजिए। उसके बाद उस गोल के साथ, उस गोल को पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप डेली रूटीन में क्या करेंगे जो आपको उस गोल तक पहुंचाएगा। आप आज सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर शाम को क्या करेंगे, ये सारे जो आपकी जो जो ड्यूटी है उस एक दिन का, एक डेली रूटीन का, वो उस गोल तक आपको थोड़ा सा और नजदीक पहुंचा रहा है। बस यही फोकस करनी है और कुछ भी नहीं। बाकी सब कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, जो आज बोल रहे हैं आपके लिए, जब आप सक्सेस हो जाएंगे वही सब ही आपको आके यही बोल सकते हैं कि हाँ मुझे पता था, ये जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में करने वाली है। बिकॉज मैंने इस तरह के इंसिडेंट मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे नोन लोगों में हुआ है, जो काफी चीजें लाइफ में सुनी हैं, बट अभी दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे हैव ओवरकम सर्टेन थिंग्स। तो मेरा मानना ये है कि डिसअपॉइंटमेंट को आप अगर अंदर लेंगे तभी वो अंदर आएगी। इस जगह पे मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने सेशन में एक टूल मींस एक आप सोच लीजिए एक टूल, एक तरह से टूल्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, आप दो तरह का लिस्ट बना लीजिए। एक लिस्ट ऐसा कि क्या क्या आप को बॉदर करता है, मतलब आपकी क्या क्या कंसर्न्स हैं या आपकी क्या क्या मुश्किलें हैं जो आपको लगता है कि आप उसको मुश्किल मानते हैं, वो सारे की एक लिस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या कीजिए, उसमें से
वो जितने आपने सपोज 20 या 25 या 30 आपको प्रॉब्लम्स अभी बॉदर कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। जैसे मुझे अभी लॉकडाउन बॉदर कर रही है, नंबर 1। कोविड बॉदर कर रहा है, दूसरे लोगों को हो रहा है, नंबर 2। नंबर 3, मुझे मेरा वेट बॉदर कर रहा है, मैं थोड़ी ओवरवेट हूँ फॉर एग्जांपल। नंबर 4, मेरे को कुछ और ट्रेनिंग और करनी है। नंबर 5, ऐसे करके आप कुछ जो आपको बॉदर करती है या आप मानते हैं कि ये आपको स्ट्रेस दे रही है, वो सारी चीजें आप एक लिस्ट में लिख लीजिए, लिखिएगा जरूर, बिकॉज इसी तरह से आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। लिखने के बाद सेकंड स्टेप आप क्या करिएगा, उसमें से वो सारी चीजें आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती वो सारी चीजों को। जैसे कि आज बारिश होने वाला है या आज बहुत गर्मी है, आप हम क्या उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो बारिश नहीं ला सकते, टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर सकते, वेदर तो अपना लाइफ साइकिल अपना पूरा कर ही रहा है, तो उसको हम काट देंगे कि अगर धूप है तो है, उसको हम स्ट्राइक कर देंगे कि ठीक है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा चीज है कि चलो मेरा वेट काफी है, मुझे वेट लॉस करना है और ये मुझे काफी टेंशन देती है, ये आपको करना है, ये आपके हाथ में है, उसको आप टिक लगाइए। ऐसे करके आप देखिएगा कुछ ऐसे टिक मार्क्स आएंगे जो आपके कंट्रोल में है, उसको उठाइए और दूसरे लिस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, फाइनल लिस्ट। और वो फाइनल लिस्ट पे आपकी जितनी एनर्जी है उस पे लगा दीजिए, उस पे काम करने में लगा दीजिए। और ये जो लिस्ट है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लोग आपको बोल रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया को आपको लगता है कि मुझे पूरी दुनिया ग्रीन देखनी है, क्या हम पूरी दुनिया को ग्रीन पेंट कर सकते हैं? नहीं। सबसे बेस्ट होगा एक ग्रीन चश्मा खरीद के लाके हम पहन सकते हैं कि चलो दुनिया ग्रीन हो गई। तो वही है ना, अपने आप में ही बदलाव करना है। तो डिसअपॉइंटमेंट तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी उस पे लगाएंगे, उस पे फोकस करेंगे। बट अगर आपने स्ट्राइक कर दी, उस लिस्ट को आपने हटा दिया और जो लिस्ट को आपने टिक किया है वो लिस्ट को आपके सामने आप रखे हैं और आप अपनी सारी एनर्जी उस पे लगा रहे हैं, बिकॉज वो आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और दूसरों की हेल्प लेके कर सकते हैं वो, दैट्स आल्सो फाइन, बट आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो वो लिस्ट को जब आप फोकस करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा इवेंचुअली, ग्रेजुअली, वेरी स्लो प्रोसेस में आप धीरे धीरे आपकी माइंड ही उस दूसरी वाली लिस्ट की तरफ से हट ही जाएगी। और आप उसके बाद आपको कोई कुछ भी बोले, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज आपने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। आपकी एनर्जी आपने तो चैनलाइज कर दी, आपकी एनर्जी आपने तो रीडायरेक्ट कर दी दूसरी लिस्ट की तरफ। तो आप ये जो एक मैंने आपको एक टूल बताया, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी बॉदरेशन हो, आप उसको लिख लीजिए। रात को सोते समय एक लंबा सा लिस्ट बनाइए और उसके बाद आप उसको स्ट्राइक वाले को अलग कर दीजिए और टिक वाले को अलग कर दीजिए। तो इस तरह से आप डिसअपॉइंटमेंट से हट सकती हैं। बिकॉज ये मैं बहुत लोगों को सेशंस में बता भी चुकी हूँ और मैं खुद भी ऐसा करती हूँ। तो इसका एक्चुअली सुनीता जी एक नाम है, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जी। तो सर्कल ऑफ कंसर्न एक होती है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक होती है। तो कंसर्न जो है वहां पे हम वही लिस्ट को हटा देते हैं जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है जी। और जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम उसी के ऊपर ही काम करेंगे, हमारी सारी फोकस, एनर्जी, सब कुछ हम उस पे लगाएंगे। तो जिस पे लगाएंगे वो बढ़ेगा और जिस पे नजर नहीं रही वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रेम साई जी, आपने बहुत ही अच्छे जवाब हमारे बहनों को दिए हैं, बहुत ही अच्छे सुझाव आपने हमारे बहनों को दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके जवाबों से बहुत राहत मिलेगी, आपको इनकी राय से बहुत लाभ होगा। और प्रेम साई जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इस तरह से लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और मैं रादर सबको जो भी ये वीडियो देखे, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी कुछ भी अगर आपको लगता है कि एक लाइफ स्किल कोच की जरूरत है तो आप जरूर मेरे साथ जुड़ें। और कुछ भी एनीथिंग दैट यू फील लाइक यू वांट टू, यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक समवेयर, आगे और जिंदगी हो नहीं पा रही है, तो एक कोशिश करके देखें, मेरे से जुड़ के देखें, शायद मैं आपके काम आ सकूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम साई जी। मैं अभी सभी हमारे दर्शक, हमारी बहनें, भाई जो भी जुड़े
सबको मैं बता रही हूँ कि हम अपने डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रेम साईं जी का लिंक और उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर हम डाल देंगे। तो जो भी भाई बहन इनसे संपर्क करना चाहें, उनसे राय लेना चाहें और उनकी सेवाओं का आप इस्तेमाल करना चाहें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को एक क्वालिटी लाइफ बिताने का, यदि आपको कुछ टिप्स चाहिए तो प्रेम साईं जी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और उम्मीद करती हूँ भविष्य में भी आप हमारे इस नेटवर्क के साथ ऐसे ही जुड़ी रहेंगी और हमारे इस नेटवर्क को प्रोत्साहन देंगी। आपका शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।